Hi viewers, welcome to Botany Point. So this is our part 3 video about nutrition in plant, and today we will cover saprophytes and how nutrients are replenished in the soil. Okay, this 2 point. And if you are the English video of this topic already posted and also link given in the description box. So let's start the video. What is saprophyte or saprotrophs? Both are same words. Okay, so those organisms which feed on dead and decaying organic matter are known as saprotrophs or saprophytes. So saprotrophs और saprophytes किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से खाना वो लोग न्यूट्रिएंट्स और खाना पाते हैं और खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग. ओके, डेड एंड ऑल्सो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. वो जो ऑर्गेनिक मैटर चूज करेंगे वो डेड एंड डिकेइंग होगा. ठीक है, ऑलरेडी वो डेड मतलब सड़ा हुआ जो होता है, ठीक है, रिजेक्टेड टाइप का जो होता है फूड, उसी से ही वो लोग अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. उस टाइप के फूड में वो ग्रो करते हैं एंड क्या करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट वहीं से ही एब्जॉर्ब करते हैं एंड उनका ग्रोथ वहीं से ही होता है. क्लियर? सो हियर वी कैन मेंशन दैट वर्ड. सी द organism which feed on dead and decaying organic matter are known as saprotrophs or saprophytes. Okay, now come to about nutrition. So अभी ये किस टाइप के न्यूट्रिशन शो करेंगे? So normally हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. मोस्टली 2 टाइप पढ़ा था हमने, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. सो प्लांट सोर्स बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, बट हियर और एक टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम लोग. saprotrophs are so saprotropic nutrition. See here, they source or it source saprotropic or saprophytic न्यूट्रिशन. सो इनका प्रोसेस जो है, सेप्रोफाइट किस प्रोसेस में न्यूट्रिशन ये करते हैं? ये जो ऑर्गेनिक वो उसी डेट एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना न्यूट्रिएंट चूज करके अपना ग्रोथ करते हैं. सो वही ऑर्गेनिज्म आर कम्स अंडर व्हाट? उनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. और वो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रोप्स. ये इनका प्रोसेस है. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है सेप्रोट्रोप्स और सेप्रोफाइट. इफ यू मेंशन द वर्ड, आप अगर सेप्रोट्रोप्स मेंशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेप्रोट्रोपिक का लिखना है. अगर ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोप है तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेगा? सेप्रोट्रोपिक करेगा. रिमेंबर, इफ इट इज सेप्रोट्रोप्स इट शोज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. क्लियर? एंड इफ इट इज सेप्रोफाइट इट शो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जिस हिसाब से नाम है उन्हीं हिसाब से उनका व्हाट न्यूट्रिशन टाइप है. बाकी दोनों चीज सेम चीज है. ओके, दोनों को आप कोई भी नाम से बोलो सेम है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. न्यूट्रिशन टाइप सेम है, एक ही है. ये दोनों ऑर्गेनिज्म एज पर ऑर्गेनिज्म ये दोनों सेम है. क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ कम अबाउट यहाँ पे अच्छा और एक चीज एक्स्ट्रा थिंग. सो हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा था 2 टाइप की न्यूट्रिशन, ऑटो, हेट्रो, एंड यह थर्ड टाइप का है सेप्रोफाइट्स. सो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये प्लांट शो करता है. ओके, ये पहले जैसे ऑटोट्रोपिक 90% और मोर देन 90% प्लांट्स आर शो व्हाट? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं. हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर और एक टाइप की न्यूट्रिशन भी प्लांट कर रहा है जिसको बोल रहे हैं सेप्रोफाइट. दैट मीन्स यहाँ पे वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में अपना व्हाट खाना और न्यूट्रिशन निकाल के
अपना अपना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे प्लांट ऑल्सो शोज सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। नाउ हम इसके एग्जाम्पल में चले आते हैं। सो इस टाइप के प्लांट और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में दिखा जाता है, एग्जाम्पल में लीजिए फंगस। ओके, फंगस और फंगी, दैट इज ऑल्सो बैक्टीरिया। ओके, फंगस बैक्टीरिया ये सब सेप्रोफाइट में आता है। मोस्टली क्या होता है, जो खाना खराब होता है उसी खराब खाने में ये डेवलप करते हैं, और वहाँ पे डेवलप करने के लिए उनका पर्टिकुलर रीज़न है, अभी हम पढ़ेंगे उस रीज़न के बारे में, ठीक है। इसीलिए वो उसी टाइप में डेवलप करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, और वहीं से ग्रो करके वो क्या न्यूट्रिएंट्स ही सॉक करके उनका ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट जब का पाएगा तभी ग्रो करेगा। सो वही डेथ एंड डीके मेथड से ही वो अपना न्यूट्रिएंट पाते हैं, वो इजीली ग्रो करते हैं, ठीक है। सी हियर, सो फंगस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फंगस और द फंगी। सो दीज आर मोस्टली, इनके लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे मिलते हैं। सो फंगस चारों ओर हैं, हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट में और एयर में बहुत सारे हैं, और वो जिस कंडीशन में है एयर में, वो स्पोर कंडीशन में है। ओके, मतलब उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट नहीं मिला है। जब वो प्रॉपर एनवायरनमेंट पाते हैं तभी क्या होता है, वहीं पे ही वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वो प्रॉपर एनवायरनमेंट पाएंगे, इन दोज area they get their proper environment or favorable condition, they started to grow. okay, वही एरिया में वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये हम मेंशन कर देते हैं, सी फंगस और द फंगल spores are generally found in the air, and when they land on wet and warm, भीगा हुआ और थोड़ा वार्म कंडीशन जहाँ पे पाते हैं, ओके, वेट एंड वार्म थिंग्स, what they do, they started to germinate and also grow. सो वहाँ पे जर्मिनेट होके वो ग्रोथ शो करते हैं। सो ऐसा है कि पूरी एयर में, पूरी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में आप फंगस का स्पोर पाएंगे। ओके, स्पोर जो है सीड टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पौधा, बड़े से पौधा जगा रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ का जो बीज होता है और जो सीड होता है उसको मिट्टी में देते हैं, तभी वो जर्मिनेट करता है। एग्जैक्टली जैसे प्रॉपर एनवायरनमेंट पाता है तभी जर्मिनेट करेगा। सीड जब हम उसको प्रॉपर कल्टीवेट करेंगे, सॉइल में प्रॉपर कल्टीवेट करेंगे तभी ही वो जर्मिनेट करेगा। वैसे इसका प्रॉपर कंडीशन और कल्टीवेशन तो नहीं बोल सकते कि ऑटोमेटिक से ही होता है। सो उसका जो प्रोसेस है, कैसे हम इसको पा सकते हैं। सो अगर एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट है, हम कुछ ऐसे टाइप के सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे वो इजीली ग्रो करेंगे, और उनका सिचुएशन और कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है वेट एंड वार्म। अगर हम उसी एरिया में ऐसा कुछ खाना रख रहे हैं, उसके साथ साथ वो खाना वेट है, प्लस उसको ग्रो करने के लिए एक गर्म एनवायरनमेंट, एक वार्म एनवायरनमेंट दे रहे हैं, देन वो जर्मिनेट करेगा, फाइनली ग्रो करेगा। ठीक है, ये फंगस के बारे में। अच्छा, हम आज चले आते हैं फंगस के टाइप के बारे में। सर आपने सुना होगा मशरूम्स। सो मशरूम्स मोस्टली हम खाने में यूज करते हैं। आपको पता होगा बटर मशरूम आता है, बहुत सारे मशरूम आते हैं। सो वो सब हमारे डेली खाने में यूज करते हैं। सो नॉर्मली मशरूम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है एडिबल और एक है नॉन एडिबल। एडिबल जिसको हम खा सकते हैं, नॉन एडिबल जिसको हम खा नहीं सकते। मीन्स एडिबल जो है हमारे बॉडी के लिए जो अच्छा है, न्यूट्रिएंट देता है हमको, और नॉन एडिबल जो है वो पॉइजनस टाइप है। अगर हम खाएंगे तो हो सकता है हमको कुछ इफेक्ट्स हो, ठीक है। सो मशरूम हम देख के खाते हैं, ऐसा नहीं कि मशरूम है मतलब सारे खा देंगे। सो मशरूम है कि ये मशरूम मेनली फंगस कैटेगरी के है। सो ऑल मशरूम्स आर नोन एज फंगस और फंगी। क्लियर? ओके, नाउ कम अबाउट इट्स व्हाट सेकेंड एग्जाम्पल और वन एक्सपेरिमेंट। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे।
सो कैसे ये फंगस डेवलप करते हैं, कैसे वार्म एंड वेट कंडीशन में कैसे डेवलप करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। सो सपोज आपने एक, और यू कैन टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, ओके, पीस ऑफ और स्लाइस ऑफ bread, and now what we do, we add some water to moist it. इसको थोड़ा भिगा देंगे, हल्का सा भिगा देंगे पानी देके। उसके बाद इसको भिगाने के बाद हम क्या करेंगे, we placed it in a warm condition। अभी हम क्या करेंगे, अभी वेट कर दिया, भिगा दिया, मॉइस्चर कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वार्म प्लेसेस में थोड़ा रख देंगे, पुट इट ऑन ए वार्म प्लेसेस फॉर अबाउट, कितने दिन के लिए रखेंगे, 2 to 3 days और मोर। कब तक रखेंगे, जब तक एक फ्लफी और फ्लफी पैचेस जब तक हम इस ब्रेड में ना आ जाए तब तक रखेंगे, ओके। सो वी जस्ट टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड देन ऐड सम वाटर, थोड़ा पानी ऐड करेंगे उसको भिगाने के लिए, हल्का सा मॉइस्ट करेंगे, ओके। देन पुट इट और प्लेस इट ऑन ए वार्म कंडीशन एंड अबाउट 2 to 3 days until they get the floppy patches appear on that bread piece, ओके। जब तक ये ब्रेड पीस में एक फ्लॉपी पैचेस ना आ जाए तब तक हम रखेंगे। सो फाइनली वी गेट व्हाट, सो जब हम रख दिया तो हमने ये फ्लॉपी पैचेस पाया। सो इस फ्लॉपी पैचेस को, अभी ब्रेड पीस को हम लेके अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अभी ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थीन cotton like thread which are spread on it मतलब कहाँ पे, ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के ऊपर थीन कटनी टाइप का थ्रेड, मतलब धागा जैसा रहता है, एकदम फाइन, बहुत ही पतला, नॉर्मल धागा से भी बहुत पतला कुछ दिखेगा चारों ओर। जहाँ पे हमने वेट करके रखा था वो पर्टिकुलर ब्रेड स्लाइस हो गया, वो उस जगह में पूरा वो पैचेस पूरा भरती है, ठीक है, मतलब फूल पूरा है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग ये देख रहे हैं। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं, थीन कॉटन लाइक थ्रेड, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्टली सीन इन केस ऑफ फंगस। तो ये जो देखेंगे हम अंडर माइक्रोस्कोप, ये इसको बोलते हैं फंगी और फंगस, क्लियर। सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा एटमोस्फेयर में स्पोर है, यहाँ पे भी एटमोस्फेयर में जहाँ पे हम ब्रेड पीसेस लिए हैं वहाँ पे भी एटमोस्फेयर है, एयर है, तो वहाँ पे भी व्हाट, स्पोर सब है, फंगस का स्पोर है। अभी क्या क्या किया हमने, सेकेंड थिंग में हमने उसको लेके पीस ऑफ ब्रेड लेके उसमें वाटर थोड़ा मॉइस्ट किया, उसको भिगा दिया हल्का सा, और उसको थोड़ा हल्का गर्म जगह में रख दी। जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था कि वो जनरली वेट एंड मॉइस्ट का जहाँ पे कंडीशन पाएंगे वहाँ पे ही लैंड करेंगे, वहाँ पे आके चिपक जाएंगे ये। सो यहाँ पे वार्म एंड हॉट कंडीशन मिल गया उसको, सॉरी वेट एंड वार्म कंडीशन मिल गया। सो अभी हम अगर उसी कंडीशन में क्या होगा, वो आके चिपकने लगेगा, और 2 to 3 days में फाइनली हम कुछ पैचेस देखेंगे, मतलब इनका डेवलपमेंट हो रहा है, और फाइनली हम फंगस बोल के उसको कंफर्म भी हो गए। बट क्या एग्जैक्टली होता है इस प्रोसेस में जो इस टाइप का स्ट्रक्चर उनका सीन होता है, ओके। सो मोस्टली क्या होता है, जब ये स्पोर ये वेट एंड वार्म कंडीशन पाते हैं, यहाँ पे वो लैंड होंगे, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, इस ब्रेड पीस में चिपक जाएंगे, ठीक है। अभी ये ब्रेड पीस सपोज सरफेस में सॉइल पार्ट में कहीं पे भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि टेबल पे रखे हैं, कहीं पे भी डाल के रखे हैं, और उसको ऐसे मतलब जहाँ पे गर्मी है ऑब्वियसली हीट लगेगा, बाहर का एनवायरनमेंट बजेगा, तो उस जगह में तो ब्रेड वेस्ट होना स्टार्ट ही होगा ना। सो क्या हो रहा है, अभी उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दिए उसको वेस्ट होने के लिए, ठीक है। सो अभी ग्रो करेगा देखेंगे, बट ग्रो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, जब स्पोर आके लैंड करता है, यहाँ पे चिपकता है, तभी क्या होता है, उनका डेवलपमेंट फर्दर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कंडीशन उनका मिल गया। अभी क्या होगा, वो एक सीक्रेट करेंगे, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, ओके। दिस फंगस सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस,
which break down the ऑर्गेनिक मैटर। अभी क्या होगा, फंगस क्या करेगा, इसके ऊपर एक एंजाइम सीक्रेट करेगा इसको तोड़ने के लिए। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बहुत बाय न्यू बॉर्न बेबी जब खाना खाने पहले सीखता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसको अगर बड़े बड़े पीस देंगे वो खा सकता है? नहीं खा सकता, कभी भी नहीं खा सकता, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। वैसे फंगस का साइज भी बहुत छोटा होता है, वो जितने भी बड़े हो जाए वो बड़े हिसाब से नहीं खा सकते, मैक्रोमोलिकुल्स को वो नहीं खा सकते, तो वो हमेशा चाहेंगे उसको माइक्रोमोलिकुल्स में उसको फर्स्ट तोड़ दें। ओके, तो माइक्रोमोलिकुल्स में उसको छोटे छोटे पीस कर देंगे, बहुत ही छोटा। ओके, उनका साइज वैसे भी वो बहुत छोटे होते हैं, और जब खाना खाएंगे ऑब्वियसली वो बहुत ही उनका मॉलिक्यूल जो रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। सो अभी क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, वही ऑर्गेनिक मैटर को अभी वो तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, जितना न्यूट्रिशन चाहिए जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसी को ही वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। रिमेंबर दैट वन। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर सिक्रेटिंग द डाइजेस्टिव juice is started to break down, or they break down the organic matter into small pieces by secreting some digestive juice, and then what happen, they absorb only needed or necessary nutrients from it, and let them other break down molecules or the break down organic matter. सो ब्रेक डाउन करने के बाद बिकॉज वो बड़े फॉर्म में नहीं ले सकते तो माइक्रो फॉर्म में ही लेंगे, तो इसीलिए वो सीक्रेट जो पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस निकालेंगे। उससे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं सब छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सब छोटे छोटे हिसाब में हो जाएंगे। अभी जो तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसमें वो एब्जॉर्ब कर देंगे, अब बाकी न्यूट्रिएंट्स को वैसे ही छोड़ देंगे, उनका डेवलपमेंट जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। सो वो चीज़ क्या होता है, अगर वो सॉइल सरफेस में है वो क्या होता है, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगेगा सॉइल में, जितना वो लेना है ले लेंगे, ठीक है। और उसी जब वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनका डेवलप होगा, उनका ग्रोथ होगा। ओके, सो वो जब न्यूट्रिएंट्स लेंगे तभी उनका ग्रोथ होगा प्रॉपर, वो उनके साइज में चले आएंगे। बट वो सब होने के बाद वो उनका ग्रोथ हो गया, बाकी लेफ्ट जो रह गया है ब्रेकडाउन होके ऑर्गेनिक मैटर जो कि उन्होंने यूज नहीं किया, फंगस are not using that organic particular leftover that breakdown organic matter, now it start to absorb in the soil। अभी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल में और मिक्स हो जाएगा सॉइल में। इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी पावर बढ़ता है। सो सॉइल भी कुछ न्यूट्रिएंट गेट किया, जितना चाहिए था फंगस ले लिया, बाकी सारा न्यूट्रिएंट छोड़ दिया, तो अभी वो मिट्टी में ही गिरा रहा, सॉइल में ही गिरा रहा, तो ऑब्वियसली सॉइल में एब्जॉर्ब होकर वहाँ पे स्टोर होकर रह जाएगा। सो सॉइल में फर्दर जो प्लांट ग्रो करेगा उसको वही न्यूट्रिएंट मिलेगा। सो हियर वो क्या कर रहा है, फंगस एंड बैक्टीरिया बोथ द केसेस इन सच टाइप ऑफ कंडीशन, वो लोग क्या ये कैटेगरी की ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऐसे ही मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करते हैं। इससे क्या होता है, वो खुद भी बेनिफिटेड होते हैं, प्लस सॉइल और पास जो पौधा है वो भी बेनिफिटेड होते हैं। सो वो क्या होता है, उससे सॉइल में बाकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा फर्दर उसको भी न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई द फंगस और द सेप्रोफाइट, क्योंकि फंगस बैक्टीरिया जो भी ये प्रोसेस करते हैं ये सब सेप्रोफाइट्स हैं। ओके, सो सेप्रोफाइट्स आर नोन एज डिकम्पोजर। रिमेंबर द सेप्रोफाइट, क्योंकि डिकम्पोज कर रहे हैं और ये एनवायरमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं। सो हियर वी कैन मेंशन दैट पॉइंट ऑल्सो। सो they are called as decomposer and very important for environment। important क्यों है, क्योंकि जो वो छोड़ दे रहे हैं लेफ्ट ओवर ब्रेकडाउन ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या हो रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है और वहाँ पे जितने प्लांट डेवलप कर रहे हैं वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। मतलब जितना न्यूट्रिएंट चाहिए थोड़ा बहुत जो भी है वो प्लांट को मिल जा रहा है,
डिकम्पोज होने से, ठीक है। सो दे आर गुड एक्ट एज ए गुड डिकम्पोजर, दैट मे बी फंगस एंड ऑल्सो वट मे बी फंगस और मे बी बैक्टीरिया, बोथ आर एक्ट एज डिकम्पोजर। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ हम पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, ओके, सो कॉल एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या है देखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो नॉर्मली ये रिलेशनशिप जो है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में है, ओके। हियर वी कैन ऑब्जर्व बिटवीन दिस रिलेशनशिप ऑब्जर्व बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम जो रिलेशनशिप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप हो रहा है। इसको बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप क्यों कह रहे हैं हम पढ़ेंगे आगे, पहले इसका डेफिनेशन पहले आते हैं। सो सी, दोज ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर मतलब रहने के लिए घर और न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। दोनों के बीच में जो शेयरिंग होता है वो खाना और रहने के लिए जगह। न्यूट्रिएंट्स में अल्टीमेट फूड और शेल्टर मीन्स होम। सो यहाँ पे दोनों के बीच में वो सब शेयरिंग होता है और दोनों इसके लिए बेनिफिटेड होते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बोला गया है जहाँ की दोनों को हेल्प कर रहे हैं। कोई किसको शेल्टर दे रहा है तो कोई किसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलता है और दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं एक ही जगह में, एक ही प्लेस में, ठीक है। सो सी व्हाट हैपन, सो सर्टेन बैक्टीरिया आर लिव्स इन द रूट। मोस्टली कुछ बैक्टीरिया आर हैं, मतलब सॉरी नॉट बैक्टीरिया, फंगस, सम फंगस आर देयर व्हिच आर लिव्स इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स। कोई प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट में मोस्टली जो कि ऑटोट्रोपिक हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उसी टाइप के प्लांट के रूट में रहते हैं फंगस। सो वहाँ पे फंगस क्या करता है, जैसे कि फंगस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फंगस डजंट कंटेन एनी क्लोरोफिल, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फॉर दिस रीजन दे ऑलवेज, or some fungus, not the all fungus, some fungus are what make shelter on the autotrophic plant body, that is particularly in root, okay. They develop on the autotrophic plant or root of that particular plant, and they what they do, they soak or they absorb the nutrient from that autotrophic plant, okay, and by return what they give to that particular autotrophic plant, वो क्या देंगे, वो पहले वहाँ पे शेल्टर बना देंगे रहने के लिए, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना सकते। तो कोई भी ऑटोट्रोपिक प्लांट के बॉडी, पर्टिकुलर ऑटोट्रोपिक प्लांट के ही रिलेशनशिप में के बारे में बोला जाता है, नहीं कि ऐसा सभी फंगस सभी जगह में नहीं ग्रो कर सकते, उनका कैरेक्टर वाइज वो लोग डेवलप करते हैं पर्टिकुलर प्लांट पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर में, या एनिमल के ऊपर में, या एनिमल प्लांट, कुछ भी रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि प्लांट में शो हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एनिमल भी शो होता है, एनिमल प्लांट भी शो होता है, प्लांट एनिमल भी शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं दोनों प्लांट कैसे, फंगस एंड बड़ा प्लांट जो है मोस्टली ऑटोट्रोपिक प्लांट, सो सेप्रोफाइट एंड ऑटोट्रोपिक के बारे में ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि ये खाना प्रस्तुत करने के लिए अनेबल है, अभी ये क्या करेगा, स्टे करेगा एक ऑटोट्रोपिक प्लांट के ऊपर। ऑटोट्रोपिक प्लांट क्या करेगा, जैसे कि वो शेल्टर देगा और न्यूट्रिएंट देगा फंगस को। बाय रिटर्न फंगस क्या करेगा, जितने सॉइल में जितने वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर करेगा बॉडी में और एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेगा वट प्लांट, पर्टिकुलर दैट प्लांट का जो काम है वो करेगा फंगस, ओके। रूट का काम को ईजी कर देगा वो, क्योंकि ये रूट में स्टे करते हैं तो वो सब इजीली ये पहुंचाते हैं। सो दोनों यहाँ पे रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या क्या, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर प्लांट के रूट में अगर रह रहा है तो वहाँ पे शेल्टर मिल गया, प्लस जितना भी प्लांट डेवलप करेगा उससे न्यूट्रिएंट्स वो पुल करेगा, और जितना सॉइल में इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और वाटर है वो सब ट्रांसफर करेगा। व्हाट, हु ट्रांसफर दैट थिंग्स, फंगस। किसको करेगा, प्लांट को करेगा। तो इसी हिसाब से इनका रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है।
So here we can write down that point also. So example are here, first we complete that one. So then on foot here, then they lives, or the fungus lives in the roots of tree, and tree provides nutrients to the fungus, and by return receives help from it to take of what? Water and nutrients from the soil. समझ में आ गया? फंगस लेगा, क्या लेगा? शेल्टर एंड फूड लेगा, और बाय रिटर्न में वो क्या हेल्प करेगा? वो प्लांट को क्या हेल्प करेगा? क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में, सॉइल में वो देने को, प्लांट को देने में हेल्प करेगा, ठीक है, पहुंचाने में हेल्प करेगा। क्लियर? सो एग्जाम्पल, इस केस में एक एग्जाम्पल है, दैट इज लाइकेन। लाइकेन जो एक टाइप का algae है, ठीक है, तो ये क्या करता है? शेल्टर और फूड देता है फंगस को, एंड बाय रिटर्न फंगस क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में, सॉइल में जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर our symbiotic relationship. Clear up to this? Okay. Now come about the final thing, that is how nutrients are replenished in the soil. Replenished means उनका जो फुलफिलमेंट होता है वो कैसे वो बैक पाते हैं, जो चीज़ उनका नहीं होता है और पहले से होता है, जो कि कमी हो जाता है पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसको वो कैसे बैक पाते हैं, उसी वर्ड को बोलते हैं रिप्लिनाइज्ड। रिप्लिनाइज्ड मतलब वो चीज़ को वो बैक पाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वही चीज़ को नहीं पाते, बट वही एग्जैक्टली वही चीज़ को वो अगेन रिकवर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक जगह ले लो, एक एरिया ले लो, ठीक है, सो इस जगह में फार्मिंग हो रहा है, सो वहाँ पे क्या होगा? कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेट होगा सब डिफरेंट प्लांट्स। सो एक टाइम आएगा, अगर इस बार बार एक ही जगह में पौधा और कल्टीवेट हम किए, फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक कंडीशन आता है जिसमें सॉइल का फर्टिलिटी पावर लॉस हो जाता है। फर्टिलिटी पावर लॉस हो जाता मतलब क्या है? वहाँ पे जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स जितने भी रहते हैं, वो धीरे धीरे उनका कमी मतलब होने लगता है, वो कमने लगता है, ठीक है। उसी वजह से क्या होता है? प्लांट फर्दर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता। One time will become when the fertility power or the nutrients get reduced, and that's why the further development of plant does not take place properly. तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उस केस में, जब न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कमने लगते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट होने लगते हैं। सो क्या करता है वहाँ पे फार्मर? क्या करता है? कुछ फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करता है, वो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड करता रहता है। तो हर एक फेज में जब कल्टीवेशन होता है, हर एक फेज में फार्मर क्या करता है? वहाँ पे ऐड करते रहते हैं। उससे क्या होता है? फर्टिलाइजर मैन्योर क्या होता है? वो लोग न्यूट्रिएंट्स, गुड न्यूट्रिएंट्स और बेस्ट न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। द फर्टिलाइजर मैन्योर्स आर कंटेन good amount or beneficial amount of nutrients and other constituents which are helpful for the development of that plant. Okay, now come what happened. So ये तो by farmer के थ्रू से ही, वो ऐड करने के थ्रू से ही यहाँ पे फर्टिलिटी पावर और न्यूट्रिएंट्स मिल गया, रिप्लेस बैक हो गया, जो कम गया था वो फिर से चला आया। लेकिन कोई केस में क्या होता है? एक बैक्टीरिया मिलता है और पाया जाता है, नॉट मिलता है, पाया जाता है। सो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया।
जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में हम लोग पढ़े थे पहले, कार्बोहाइड्रेट तो वो फूड के थ्रू, फोटोसिंथेसिस थ्रू में एब्जॉर्ब हो जाता है, बट न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो प्रोटीन है वो एयर में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उसी से वो गेट करता है। मतलब एयर कंटेंट, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़े थे, आप अगर वो नहीं देखे हो तो पार्ट 1 वीडियो जाके देखो, तभी आपको डिटेल में ऐसे समझ में आएगा। तभी मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, और वो कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। रिमेंबर, गैसियस फॉर्म में है। अब ये गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट होके उसको कौन से फॉर्म में आना है, सॉल्युबल फॉर्म में आना है। सो सॉल्युबल फॉर्म में वो कैसे आएगा, किससे आएगा? सो ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको राइबोसोम बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सो हियर व्हाट हैपन, बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम बैक्टीरिया द गैसियस or the atmospheric nitrogen get converted into soluble nitrogen. So प्रोटीन जो है, प्रोटीन को पाने के लिए, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस में उसको नाइट्रोजन चाहिए, और वही नाइट्रोजन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे कि हम पहले पढ़े थे, पहले पार्ट में, वीडियो में ही पढ़ लेते थे ये बारे में हम, ठीक है। अभी ये बैक्टीरिया हेल्प करेगा। सो ये बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, लिग्यूमिनियस प्लांट के रूट में। इट stay or make shelter at root of leguminous plant। लेग्यूमिनस प्लांट जो है हमारा पल्सेस, पीस, ओके, डाल्स जितने हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट में जाते हैं, अंदर में जाते हैं। तो उसी प्लांट के रूट में ये रहते हैं। ये क्या करेंगे, जितने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, पौधा में, तो प्लांट में उसको पहुंचाएंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, ये शेल्टर लेता है, प्लस ये प्लांट, जो प्लांट है, अभी सब कुछ मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट में अभी ये यहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्शन करके गैसियस टू सॉल्युबल फॉर्म में, और यहाँ पे क्या होगा, ये सेंड करेगा, सो दैट फर्दर प्रोटीन विल सिंथेसाइज इनसाइड द प्लांट बॉडी, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे कि ये हेल्प कर रहा है इसके प्रोटीन देने में, तो वो यहाँ पे उसके साथ साथ इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब पेड़ क्या बेनिफिट दे रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया को, रहने के लिए प्लस न्यूट्रिएंट, शेल्टर प्लस फूड और न्यूट्रिशन दे रहा है। जितना बॉडी और प्लांट बॉडी डेवलप करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा, अभी वही न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया ऑल्सो कम्स अंडर सेप्रोफाइट्स एंड दे ऑल्सो अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बैक्टीरिया भी जो है वो सेप्रोफाइट है, वो अपना खाना खुद रेडी नहीं कर पाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए वो अभी इस सारे तो नहीं है, कुछ बैक्टीरिया है। एक बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि फाउंड होते हैं पेड़ में, पेड़ के रूट्स में, ठीक है। सो ये सेप्रोफाइट्स है एक। सो हम यहाँ पे पढ़े सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो यहाँ पे फंगस जो है सेप्रोफाइट है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहा है algae के साथ, लाइकेन दैट इज, एंड प्लांट है ये, एंड हियर ऑल्सो बैक्टीरिया एंड प्लांट। पहले हम फंगस एंड प्लांट पढ़े और ये बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये सब भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही आता है। ये भी शो कर रहे हैं पॉजिटिवली, बिकॉज यहाँ पे दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं। इससे वो नाइट्रोजन लेके प्लांट अपना ग्रोथ भी कर रहा है और यहाँ पे बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड भी दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट symbiotic relationship and up to their replacement. Okay, come to our replacement case. What happened? See, so ये जो है ये नेचुरली क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ओके, नेचुरल रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है कि जैसे कि हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, बट इस केस में हमको ऐड करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि लिग्यूमिनस प्लांट है, मतलब वो उसी का रूट में राइबोसोम बैक्टीरिया रहेगा और वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट जितना एब्जॉर्ब करेगा
प्लांट को बेनिफिट देगा और सॉइल में भी मतलब वो एब्जॉर्ब करके रखेगा. ठीक है. सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बोथ replacement. So this is all about what saprophyte and how nutrients are replenished in the soil. So if you like this video, please hit the like button, share, comment and subscribe the Botany Point, and don't forget to hit the bell icon for the regular updates. Thank you so much.